बिहार में महागठबंधन का क्या स्वरूप? हम 2025 विधानसभा चुनाव के बाद से ही बिखराव देख रहे हैं। तेजस्वी ये भली बात ही समझ चुके हैं कि कांग्रेस के साथ हम बिहार में चुनाव लड़के देख लिए। जो हम सबसे बड़ी पार्टी थे 2020 में, वो सिमट कर 25 सीटों पर आ गए। लालू प्रसाद यादव ने, आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने राहुल गांधी का नाम काट के कहा कि ममता बनर्जी को दे दिया जाए। ये बात चुभ गई राहुल गांधी के अंदर। तेजस्वी यादव केरलम में लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ने के लिए इसलिए गए हैं कि वो एक इंडिकेशन देने जा रहे हैं कि कांग्रेस की हमको अब जरूरत नहीं है। इसके पहले भी जब से गठबंधन बना है कांग्रेस और राजद का, हर बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस यही रहा था। तेजस्वी मौका पर मौका देता। आपको लगता है कि ये इंडिकेशन काम करेगा? फिर हो सकता है 30 में या 29 में साथ में लड़ जाए बिहार में। शकील अहमद खान बिहार के कद्दावर नेता है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब एकला राह पे चलेगी। तो उनका स्टेक अच्छा हो सकता था, वोट परसेंटेज आ सकता था और नेशनल पार्टी बनने के लिए और अग्रसर हो सकते थे पश्चिम बंगाल। लेकिन गए कहां? केरल गए। बिहार में नए मुख्यमंत्री की चर्चा इतने जोर शोर से हो रही है कि जनता और हम पत्रकार भी शायद महागठबंधन को भूलते जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे महागठबंधन को लेकर, क्योंकि तेजस्वी यादव कुछ दिनों से एक्टिव दिख रहे हैं। बिहार में ना सही, केरल में सही, लेकिन वहां पर 3 सीटों पर एलडीएफ जो एक गठबंधन है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसमें उनकी हिस्सेदारी है और 3 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में महागठबंधन का क्या स्वरूप है? हम 2025 विधानसभा चुनाव के बाद से ही बिखराव देख रहे हैं और उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नीलकमल जी मौजूद हैं। महागठबंधन के भविष्य पर बात होगी। कांग्रेस एक तरफ ये घोषणा कर रही है कि बिहार में संगठन फिर से खड़ा करना है। कई सूची निकाली जा रही है, जिला अध्यक्षों से लेकर अलग अलग फ्रंट पर बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। राजद जमीन से लेकर मीडिया तक से गायब है। सर, पहला सवाल हमारा यही रहेगा आपसे। तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है, तेजस्वी कांग्रेस पार्टी यहां पर आपको एक्शन मोड में दिख रही है। पहले केरलम पर ही चर्चा कर लेते हैं। तेजस्वी यादव जो वहां पर बयान दे रहे हैं, उसका यहां पर विरोध भी हो रहा है। क्या अनुमान है सर? 3 सीटों पर लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव, वहां पर सफलता आपको लगता है मिलेगा? देखिए, जब उनका स्टेक बिहार में इतना ज्यादा, यहाँ पे सफलता नहीं मिली, तो आपको लगता है कि केरलम में उनको सफलता मिलेगी? केरलम में सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने जा रहे हैं। और अगर राजनीतिक गलियारे की बात करें तो तेजस्वी यादव केरलम में लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ने के लिए इसलिए गए हैं कि वो एक इंडिकेशन देने जा रहे हैं कि कांग्रेस की हमको अब जरूरत नहीं है। ये इंडिकेशन वो देने जा रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस के साथ उनका, कांग्रेस चूंकि नेशनल पार्टी है और तेजस्वी ये भली बात ही समझ चुके हैं कि कांग्रेस के साथ हम बिहार में चुनाव लड़के देख लिए। जो हम सबसे बड़ी पार्टी थे 2020 में, वो सिमट कर 25 सीटों पर आ गए और सिर्फ दोषी जो है वो समझ चुके हैं कि इसके लिए दोषी जो है वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस को सीधे तौर पे नहीं, इशारों में समझाने के लिए वो केरल चले गए। अगर उनको चुनाव ही लड़ना होता तो बिहार का पड़ोसी पश्चिम बंगाल है, 23 तारीख को और 29 तारीख को वहां पे 2 चरण में चुनाव होने हैं, तो वहां भी अपना स्टेक बढ़ाने के लिए जा सकते थे तेजस्वी यादव। क्योंकि बिहार में तो ये आप देखिए, बंगाल में कई बिहारी रहते हैं, उसमें उनका जो MY समीकरण है वो आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में ज्यादा है। आप देखिए वहां पर मुस्लिमों की संख्या लगभग 28% है, ऑफिशियल, अनऑफिशियल 35% से ऊपर है। आप यादवों की संख्या भी देखिएगा तो अच्छी खासी है वहां पर। तो इनका जो MY समीकरण है वो तो बंगाल में अच्छा है उनका, तो उनका स्टेक अच्छा हो सकता था, वोट परसेंटेज आ सकता था और नेशनल पार्टी बनने के लिए और अग्रसर हो सकते थे पश्चिम बंगाल। लेकिन गए कहां? केरल गए। तो वहां जीतेंगे नहीं कोई सीट? जीतना तो नहीं है, वो एक इंडिकेशन देने गए हैं कांग्रेस को, इशारों में ये समझाने गए हैं कि कांग्रेस की अब जरूरत नहीं है आरजेडी को। क्योंकि वहां देखिए यूडीएफ को लग रहा है कि हम सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि एलडीएफ वहां लगातार 2 बार चुनाव जीत चुकी और तीसरी बार भी संभावना उन्हीं की बन रही है। बीजेपी तो वहां है नहीं, लेकिन बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा, तो वो एलडीएफ के साथ गए हैं। तो एलडीएफ के साथ गए हैं, तो वहां पर तेजस्वी यादव जब गए थे केरल में, तो उनसे मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि आप केरल में आए हैं, आप बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस शामिल है, तो आप यूडीएफ में क्या है नहीं, कांग्रेस के साथ मिलकर क्यों नहीं लड़ रहा है? तो उनका जवाब था कि हम लोग बिहार में, कांग्रेस तो साथ में है ही है, लेफ्ट पार्टी भी है साथ में, तो यहाँ लेफ्ट और कांग्रेस अलग लड़ रही है, तो हमको आप क्यों देख रहे हैं कि हम कांग्रेस के इधर जाकर चुनाव लड़ रहे हैं? लेकिन हकीकत यह है कि तेजस्वी यादव एक इंडिकेशन दे रहे हैं। सर, एक सवाल है सर, आप इंडिकेशन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ कोई पहली बार तो 2025 में तेजस्वी चुनाव लड़े नहीं है। अगर आपको याद होगा सर, 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर कांग्रेस जीती थी और अगर कांग्रेस 67 सीट और जीती होती तो शायद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए होते।
तो उस समय भी बड़ा भूल हुआ कांग्रेस से, लेकिन उसके बावजूद फिर 25 में मौका दिए। इसके पहले भी जब से गठबंधन बना है कांग्रेस और राजद का, हर बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस यही रहता है, तेजस्वी मौका पर मौका देते हैं। तो आपको लगता है कि ये इंडिकेशन काम करेगा, फिर हो सकता है 30 में या 29 में साथ में लड़ जाए बिहार में? आपने देखिए 2 सवाल किए आपने कि 2020 का एक था, 2025 का चुनाव। दोनों चुनाव में आप अंतर स्पष्ट कीजिए। 2020 में तेजस्वी यादव किस प्रकार से एक्टिव थे और इस सरकार के खिलाफ, खासकर अगर नीतीश कुमार के खिलाफ किस तरह का एंटी इनकम्बेंसी था। ठीक है, 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, 70 सीटें दी गई थी कांग्रेस को, लालू प्रसाद यादव ने दिया था। तो उस समय एक्टिव थे और उस समय ऐसा लग भी रहा था, माहौल भी बना चुके थे अपने बातों से, अपने जो एक्टिवनेस से, जिस तरह से चुनाव प्रचार या जिस तरह से भ्रमण कर रहे थे तेजस्वी यादव, लग रहा था कि तेजस्वी यादव बन जाएंगे। उभरे भी वो और चूंकि आप देखिए 20 में चिराग पासवान अलग हो चुके थे एनडीए से, चिराग पासवान भी डैमेज कर रहे थे एनडीए को ही। तो ऐसे में बहुत संभावना बन गई थी कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं तेजस्वी यादव। और जेडीयू देखिए तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी, पहले नंबर की पार्टी आरजेडी बनी थी, 19 सीट कांग्रेस को भी आ गई थी। तो वो सब सिनारियो वो अलग था, वो तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे उस पूरे गठबंधन को। तो तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे, तो उस समय ये स्थिति बनी थी। 25 में से कौन लीड किया? तो आपको मैं बता रहा हूं उदित कि 20 की मैं बात बता रहा हूं कि 20 को लीड कर रहे थे तेजस्वी यादव। कांग्रेस अब जैसा तेजस्वी यादव जो बैठ करके बातें होती थी, कांग्रेस उसका अनुसरण करती थी, कांग्रेस उसके साथ में चलती थी। अब आप देखिए कि उस समय सर्कमस्टांसेस ऐसा बना कि लगता था कि तेजस्वी यादव बन जाएंगे, 2-4 सीटों से एनडीए जो है सरकार बनाने में सफल रही। उसमें फैक्टर काम किया था चिराग पासवान का भी, तो वो नहीं बन पाए। अब 2025 में आइए, तो 2025 में आप देखिए कि 2025 में 2024 में जो सेंट्रल में सरकार बनी, मोदी सरकार 400 पार का नारा दे रही थी, आए 240, यूपी डैमेज कर गया उनको, बंगाल डैमेज किया, महाराष्ट्र डैमेज किया, 240 पे सिमट गई बीजेपी। बावजूद इसके आप दोनों टर्म देखिएगा, मोदी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार 2014-2019 जितनी ताकतवर थी सीटों में, उससे कम सीटें आई, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी नहीं मिला उनको, पार्टी को 240 सीट मिले हैं बीजेपी को। लेकिन इन दोनों टर्म से तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी ज्यादा ताकतवर दिख रहे हैं, बिल्कुल ज्यादा ताकतवर दिख रहे हैं। तो इसका कारण ये था। अब 2025 में आइए आप, 2025 में क्या हुआ कि अब 2024 में तो सरकार बन गई। अब एसआईआर का जब मुद्दा उठा कि हर जगह भाई वोटर को, वोटर लिस्ट को उसका सफाईकरण जरूरी है, कौन मरे हैं, कौन आ गए हैं, किसका नाम छूटा है, किसका नाम बढ़ा है, तो वो एसआईआर का काम हो रहा था। इस मुद्दे को उठाया राहुल गांधी ने, यात्रा कर दिया सब, यात्रा किया उन्होंने। अब उसी को लेकर के वो चल रहे थे, वो नेशनल एस्पेक्ट में था। यहां बिहार में लोकल जो मुद्दा होता है, बिहार असेंबली का चुनाव होता है, वो लोकल मुद्दे पे होता है जी। लेकिन वो लगातार एसआईआर के मुद्दे पे चलते रहे। आप देखे होंगे कि जब एसआईआर पर यात्रा निकाल रहे थे, तेजस्वी यादव थे उनके साथ, तो तेजस्वी यादव ने बार बार कहा कि बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए, माइक पे आया, आवाज आया उनका कि बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए, रोजगार का मुद्दा उठाइए। लेकिन राहुल गांधी अपने लय में थे, मतलब लीड राहुल गांधी कर रहे थे, लीड राहुल गांधी कर रहे थे, लीड नहीं कर रहे थे। अब आपको बताते हैं। अब आप यहाँ आइए, ये तो आप दर्शक भी समझ गए, आप भी समझ गए कि ये यहाँ पर राहुल गांधी क्या खेल खेल रहे थे जी। अब आप ये थोड़ा सा पीछे आइए, 2023 में आइए। 2023 में जब इंडिया अलायंस बना था, इंडिया अलायंस में ये भी गए थे, नीतीश कुमार भी गए थे वहां, नीतीश कुमार भी गए। तो ऐसा लग रहा था कि 2024 में उलटफेर हो सकता है। लेकिन जब कन्वेनर बनाने की बात आई तो लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार को बना दिया जाए, क्योंकि वो अच्छे से सबको लेके चल सकते हैं। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के नाम पर अपनी सहमति नहीं दी, वो वापस एनडीए में आ गए। उसके बाद ये हुआ कि कहा गया इंडिया अलायंस में कि राहुल गांधी को नेतृत्व दे दिया जाए उनका। तब लालू प्रसाद यादव ने, आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने राहुल गांधी का नाम काट के कहा कि ममता बनर्जी को दे दिया जाए। बिल्कुल सर। ये बात चुभ गई राहुल गांधी के अंदर कि मेरा नाम छोड़ के ममता बनर्जी को लालू प्रसाद ने कैसे कहा।
वही बात चुभी भी थी और उसका बदला निकाला 2025 के चुनाव में राहुल गांधी ने। राहुल गांधी और कांग्रेस ये चाहती ही नहीं थी कि यहां पर महागठबंधन जीते। सर कई सीटों पर फ्रेंडली, यही अंतिम समय तक टिकट बंटवारा को लेकर मार चल रहा है। वही मैं आ रहा था कि आप देखिए वो कांग्रेस और राहुल गांधी, आप कांग्रेस में भी आपको बता देते हैं दर्शकों को भी, कांग्रेस अब पुरानी कांग्रेस रही नहीं। ये कांग्रेस कहती है, ये कांग्रेस आई चल रही है। जो वर्तमान में जो कांग्रेस को लेके चला रहे हैं ये कांग्रेस आई है, कांग्रेस नहीं है कि ये कांग्रेस इंदिरा है। अब कांग्रेस इंदिरा को चला रही है। अभी के वर्तमान में आप देखेंगे तो कांग्रेस दो भागों में बट चुकी है, कांग्रेस सोनिया और कांग्रेस राहुल। ये जो सारा खेल हो रहा है अभी, जितने भी आप देख रहे हैं वो सब कांग्रेस राहुल की देन है। कांग्रेस सोनिया जो है वो समझ रही है कैसे करने से कांग्रेस डैमेज हो रहा है, लेकिन बेटे पुत्र मोह में वो लाचार है। और कांग्रेस राहुल कांग्रेस जो है वो सब जगह उत्पात मचा रहे हैं और कांग्रेस को धाराशायी करते जा रहे हैं। तो ये पूरा खेल था। अभी क्या लग रहा है सर बिहार तो अब सुनिए, ये 2025 में राहुल गांधी और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ये ऊट पटांग करते रहे, फ्रेंडली फाइट किए। आपको 60 सीट मांग रहे थे, 54 पे वो लोग तैयार हो गए। 6 सीट से कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। चाहते अगर महागठबंधन को जिताना तो 54 पे सहमति हो जाती, लेकिन 64 सीट पे खड़ा किए, बाकी सीटों पे फ्रेंडली। तो अब आप चुनाव में गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर फाइट भी हो रही है तो फाइट अगर हो रही है तो फिर फ्रेंड कहाँ? बिल्कुल। तो अगर फाइट ही हो रही है तो फिर फ्रेंड कहाँ? बिल्कुल। तो ये चीज है, तो लोगों को समझ में आ रहा था। इसी कारण ये महागठबंधन धाराशायी हो गया। कांग्रेस तो अपनी खत्म ही हुई, आरजेडी को खा गई। और कांग्रेस को ये लगता है कि जब तक क्षेत्रीय पार्टियां खत्म नहीं होगी कांग्रेस का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है और रिवाइवल और भी ज्यादा मुश्किल है। तो आरजेडी को जब तक नहीं खत्म करेगी कांग्रेस यहां पर रिवाइव नहीं कर सकती है, क्योंकि आरजेडी मुस्लिम स्टेट जो था वो आरजेडी के पास कांग्रेस का चला गया। दलित वोट भी वो कुछ ले गए, तो भाजपा भी ले गए ज्यादातर वोट। तो ये वोट को खींचने के लिए कांग्रेस ये पूरा प्रपंच रची। ये बात अब तेजस्वी यादव को, लालू यादव को अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। 25 सीट पे आने के बाद, 25 सीट के आने के बाद। इसीलिए 14 नवंबर के बाद आप देखिए कि दिसंबर के पहले सप्ताह में शकील अहमद खां, बिहार के कद्दावर नेता है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब एकला राह पे चलेगी, अकेले चलेगी। ये बयान क्यों दिया? कांग्रेस को भी समझ में आ गया, इसको बीच बाजार में अकेले छोड़ के चले गए। अब आरजेडी को लग रहा है कि कांग्रेस के साथ हमारा अगर हम चले तो और 25 से भी हम और घट जाएंगे। टूट के कगार पे है आरजेडी कांग्रेस। कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ रहा है। वही सवाल है सर, क्या लग रहा है अब आने वाले दिनों में, मतलब अभी तो खैर चुनाव है नहीं बिहार में, अब तो 29 में चुनाव होगा, 29 में साथ रहेंगे ये लोग? नहीं, अब अभी से ही साथ नहीं है, अभी से ही साथ नहीं है। 29 का तो 29 में देखा जाएगा आरजेडी के कितने विधायक बचते हैं। हाँ, ये भी कांग्रेस के 6 विधायक अभी है, हो सकता है कि एक साल में एक भी ना रहे। 3 तो अभी से नहीं लग रहा है कि रहेंगे, विधानसभा चुनाव में एक साल में एक भी ना रहे विधायक कांग्रेस के, यह भी हो सकता है। 5-7 बच जाए आरजेडी में, ये भी हो सकता है। आरजेडी में भी, आरजेडी में जो हमें भाजपा के जो सूत्र हमें बता रहे हैं, 8 तो रेडी बैठे हुए हैं उनको। हाँ, ग्रीन सिग्नल मिला कि वो जंप करने को तैयार है, लेकिन उनका ये कहना है कि बोले हैं कि 7-8 और इंतजाम करने के लिए, ताकि 2/3 हो जाए तो आप एक पार्टी बना ले अलग से, अब बाद में मर्ज कर जाइए किसी में। तो ये तैयारी चल रही है आरजेडी में। ये सारी चीजों को अब समझ रहे हैं तेजस्वी यादव, भली बात है, लेकिन तेजस्वी यादव समझने के बावजूद काम नहीं कर पा रहे हैं। किस लिए काम नहीं कर पा रहे हैं वो तेजस्वी यादव ही बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से उनको अपने दल को बताने के लिए, महागठबंधन को बचाने के लिए फील्ड में उतरना चाहिए था, वो दिख नहीं रहा है। तो अभी के समय में आप ये मान के चले कि बिहार में महागठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। सब कोई अपनी अपनी राह पकड़े हुए है, सब कोई अपना अपना स्टेक बढ़ाने के चक्कर में है। उनके घटक दल क्या कर रहे हैं उनसे मतलब नहीं है, हमारा वोट बैंक कैसे बढ़े। और दूसरे, मान लीजिए कि आप लेफ्ट में हैं, लेफ्ट के भी वोटर को हम अपनी तरफ कैसे मोड़ ले, समझे? ये प्रयास कांग्रेस आरजेडी भी कर रही है, लेफ्ट भी वही कर रहा है। तो अब ये महागठबंधन नाम का चीज नहीं, केवल कागज पर है, धरातल पे अब नहीं है। तो देखिए 2029 का चुनाव में तो खैर अभी बहुत समय है, करीब 2-2.5 साल का,
लेकिन जो स्थितियां बिहार में दिख रही हैं महागठबंधन के अंदर, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज महागठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है, जैसा कि नीलकमल जी ने बताया भी और सही बताया। विश्लेषण को अगर आप सुने होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि 29 बहुत दूर है। स्थितियां ऐसी हैं कि राजद ही टूट जाए, कांग्रेस के ही एक भी विधायक ना बचे। तो देखिए समय क्या दिखाता है महागठबंधन को। लेकिन पहले सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने, उसके बाद आगे महागठबंधन में जो डेवलपमेंट होगा वो आपको हम दिखाएंगे ही। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। न्यूज़ 11 भारत बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।